मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था। उसने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से मौर्य राजवंश की नींव रखी। वह मौर्य वंश का प्रथम सम्राट था। मौर्य वंश एक अखिल भारतीय साम्राज्य के रूप में स्थापित करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। विजय एवं विस्तार की नीतियों का पालन करते हुए उसने मौर्य वंश को अखंड भारत का स्वामी बनाया और एक अखिल भारतीय साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। चंद्रगुप्त ने लगभग 321 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया और अपने जीवन के अंतिम समय में उसने जैन धर्म की दीक्षा ली और श्रवण बेलगोला मैसूर में जाकर संलेखना पद्धति से अपने शरीर का त्याग कर दिया। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र बिंदुसार हुआ। बिंदुसार का शासनकाल 298 से 273 ईसा पूर्व माना जाता है। जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की माता का नाम दूरधरा था और बिंदुसार के बारे में एक प्रमुख तथ्य यह है कि उसका जन्म सिजेरियन तकनीक अर्थात सर्जरी से हुआ था। विभिन्न ग्रंथों एवं लेखकों ने बिंदुसार को अनेक नाम दिए हैं। जैसे यूनानी ग्रंथ के अनुसार उसे अमित्र केट्स कहा गया है, जबकि संस्कृत ग्रंथों में उसे अमित्रघात तथा अमित्रखंड कहा गया है, जिनका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं का दमन करने वाला। जैन ग्रंथ के अनुसार बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। राजवली कक्षा के अनुसार उसे सिमसेन कहा गया है, जबकि वायु पुराण के अनुसार उसे मद्रसार भी कहा गया है। चीनी साहित्य फाटमेन चुलिन के अनुसार उसे बिंदुसार संबोधित किया गया है। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के समय में तक्षशिला में अमात्यों के 2 विद्रोह हुए थे। इस समय तक मौर्य वंश एक स्थापित सत्ता को अखिल भारत में अपनी सत्ता उसने स्थापित कर ली थी। उसके साम्राज्य कई प्रांतों में बंटे हुए थे, जिसमें तक्षशिला भी एक प्रांत था और तक्षशिला में अमात्यों के 2 विद्रोह हुए थे, जिनका दमन करने के लिए बिंदुसार ने पहले अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजा तथा बाद में अशोक को भेजा। अशोक इस समय उज्जैनी का प्रशासक था। उज्जैनी भी मौर्य साम्राज्य का एक प्रांत था। एथीलियस नामक एक अन्य यूनानी लेखक ने बिंदुसार तथा सीरिया के साथ मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार का विवरण दिया है। इससे पता चलता है कि बिंदुसार का अपने समकालीन विदेशी शासकों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध था, साथ ही साथ राजनयिक संबंध भी था। उसने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से अपने पत्र व्यवहार में 3 वस्तुओं की मांग की थी: मदिरा, मीठी अंजीर तथा दार्शनिक। सीरियाई सम्राट ने प्रथम 2 वस्तुएं मदिरा तथा मीठी अंजीर को भिजवा दी थी, परंतु तीसरी वस्तु अर्थात दार्शनिक के संबंध में यह कहा था कि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिकों का विक्रय नहीं किया जा सकता। सीरिया के शासक एंटियोकस ने डायमेकस को तथा मिस्र के शासक टॉलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक व्यक्ति को राजदूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा था। इससे पता चलता है कि बिंदुसार का अपने समकालीन विदेशी शासकों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध तो था ही, साथ ही साथ राजनयिक संबंध भी था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था तथा उसकी सभा में आजीवक संप्रदाय का एक ज्योतिषी पिंगलवास निवास करता था।
बिंदुसार ने एक मंत्री परिषद गठित की थी और उसके मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या 500 थी और इसके प्रमुख के रूप में खल्लटक को नियुक्त किया गया था। बिंदुसार के समय में चाणक्य भी प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। बिंदुसार के पश्चात उसका पुत्र अशोक राज सिंहासन पर बैठा और अशोक का काल 273 से 232 ईसा पूर्व माना जाता है। अशोक वैसे तो 273 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा, किंतु उसे अपने भाइयों के साथ उत्तराधिकार के लिए संघर्ष भी करना पड़ा, जिसके कारणवश उसका राज्याभिषेक 4 वर्ष पश्चात 269 ईसा पूर्व में संपन्न हो सका था। महावंश के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर अपने मंत्री राधागुप्त की सहायता से अपने बड़े एवं सौतेरे भाई सुसीम अर्थात सुमन को हटाकर गद्दी प्राप्त की थी। अशोक ने अनेक उपाधियां धारण भी की थी और विभिन्न स्रोतों से उसकी उपाधियों के बारे में पता चलता है। जैसे मास्की लघु शिलालेख में उसे अशोक कहा गया है, गुर्जरा लघु शिलालेख में भी अशोक कहा गया है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में उसे अशोक मौर्य कहा गया है, बराबर गुहालेख में पियदस्सी राजा, भाभरू बैराट लघु शिलालेख में पियदस्सी राजा मगध, कंधार बृहद शिलालेख में पियदस्सी राजा, पुराणों में अशोक वर्धन, नेट्टूर लघु शिलालेख में राजा अशोक, उदयगोलम लघु शिलालेख में भी राजा अशोक तथा दीपवंश में करमोली कहा गया है। कलहड़कृत राजतरंगिणी से ज्ञात होता है कि अशोक का आधिपत्य कश्मीर पर भी था। उत्तरी कर्नाटक में स्थित कंगनहल्ली मूर्तिशिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र में रानियों अशोक अर्थात राजा अशोक उल्लिखित है। सिहली अनुश्रुतियों दीपवंश तथा महावंश में देवनाम प्रिय उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई है। वर्ष 1915 में मास्की कर्नाटक से प्राप्त लेख में अशोक नाम पढ़ भी लिया गया था। विदिशा के एक व्यापारी की बेटी देवी एवं अशोक की प्रेम कहानी का वर्णन दीपवंश एवं महावंश ग्रंथों में मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में अशोक की माता का नाम धम्मा, पासादिका तथा सुभद्रांगी मिलता है। बौद्ध ग्रंथों से अशोक की पत्नी असंधि मित्रा, महादेवी, पद्मावती, तिष्यरक्षिता तथा प्रयाग स्तंभलेख से कारुवाकी इत्यादि नामों का पता चलता है। बौद्ध ग्रंथों में अशोक की 2 पुत्रियों संघमित्रा तथा चारुमती का वर्णन मिलता है, जबकि 2 पुत्रों कुणाल एवं महेंद्र का नाम उल्लिखित है। जबकि राजतरंगिणी में उसके पुत्र जालौक का उल्लेख मिलता है तथा प्रयाग स्तंभलेख में उसके एक अन्य पुत्र तीवर का भी उल्लेख मिलता है। अशोक के समय में कलिंग, जो उड़ीसा में स्थित है, एक भयानक युद्ध हुआ था और यह युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष पश्चात अर्थात 261 ईसा पूर्व में हुआ था। इसे कलिंग का युद्ध माना जाता है और राजगद्दी पर बैठने के बाद यह एकलौता युद्ध था जिसे अशोक ने लड़ा था। इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए तथा 1,50,000 लोग बंदी बनाए गए। इस युद्ध का उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख से ज्ञात होता है कि कलिंग विजय के समय वहाँ का शासक संभवतः नंदराज था। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम था। जो तटवर्ती प्रदेश उड़ीसा है उसका प्राचीन नाम कलिंग था। कलिंग युद्ध में हुए व्यापक नरसंहार से अशोक का हृदय द्रवित हो गया। उसने भेरी घोष अर्थात युद्ध द्वारा विजय के स्थान पर धम्म घोष की नीति अपनाई।
अर्थात उसने दूसरे राज्यों पर भौतिक विजय की नीति त्याग दी और सांस्कृतिक विजय पाने की नीति को अपनाया। उसने इस युद्ध के बाद बलपूर्वक विजय की नीति का परित्याग कर दिया और धर्म के मार्ग पर चलने की नीति का अनुसरण किया, अनुपालन किया। इस प्रकार अशोक का शासनकाल लगभग 40 वर्ष का था और उसने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में एक भयानक युद्ध के बाद अपनी नीति का परित्याग किया और अपने साम्राज्य में धम्म की नीति पर चलने का अनुपालन किया, अपनी जनता को प्रोत्साहित किया। और ये भी देखा जाए, इस युद्ध के बाद अशोक लगभग अपनी संपूर्ण विजय को प्राप्त कर चुका था। उसकी शासन सत्ता पूरी तरह से विस्तृत हो गई थी। उसने साम्राज्य विस्तार के समस्त लक्ष्य को भी प्राप्त कर लिया था, ऐसा भी कहा जा सकता है। लेकिन हो सकता है इस भयानक नरसंहार का भी उस पर प्रभाव पड़ा हो। लेकिन यह भी देखें कि उसका साम्राज्य विस्तार का लक्ष्य पूर्ण रूप से उसे प्राप्त हो चुका था।